नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग को 3 गोली मारकर अपराधियों ने उतारा मौत के घाट। जमीनी विवाद में हत्या का शक, पुलिस जांच में जुटी। आपसी विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या। पैसे लेन देन के विवाद में हुई घटना, परिवार में मचा कोहराम। और मुजफ्फरपुर में छिनतई और लूटपाट गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम अज्ञात हमलावरों ने एक बुजुर्ग को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान 70 वर्षीय राधे सिंह के रूप में हुई है, जो रामपुर लक्ष्मी गांव के रहने वाले थे। घटना के समय राधे सिंह अपने घर लौट रहे थे जब ढेबहा गांव के पास उन पर हमलावरों ने हमला कर दिया। पुलिस ने मौके से 3 खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही इस हत्याकांड का उद्भेदन किया जाएगा और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इस घटना से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेरा दौड़ बढ़ा करते थे सर। कहाँ पर कचहरी में? ये कोर्ट में सर। जी सर। क्या नाम है इनका? इनका राधे सिंह नाम है सर। अभी क्या स्थिति है? स्थिति अभी सर इनका खराब हो चुका हुआ है जी। एक लड़का गया है, कहा जे हो से फल चलाऊ से राधे सिंह के गोली मार दिल गई। हम कहे कहाँ मार दिया है? ढेमहा में गुड्डू चौधरी के घर के आगे। तो हम लोग भी तो कपड़ा खोले थे कांटिए से जाके, अब फिर सब लोग कपड़ा पहने वहाँ से चले हैं देखने तब तक पुलिस उठा के वहाँ से उनको ले आया। कितना गोली इनको लगा? अभी गोली हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन सुनते हैं जब गोली 6-7 गो लगा। हाँ। क्या करते थे ये राधे जी? क्या करते थे? किसान थे, नॉर्मल किसान थे। नॉर्मल किसान। हाँ। क्या उम्र रहा होगा उनका? हमारा 70 बड़ी। हाँ 70 साल। कोई विवाद भी था क्या? कोई कोर्ट में केस कुछ? केस तो बचपने से लड़ रहा है। अच्छा, जमीन का केस लड़ रहा है? हाँ, जमीनों का केस लड़ रहा था। आज कहाँ जा रहे थे वो? मतलब अभी पता नहीं, हम अपने नहीं थे घर। किसे घर जा रहा? घर लौट। कैसा लोग? कहाँ पर घटना हुई है जो आपको जानकारी मिला है? आदमी तो ठीक था। हाँ। कहाँ पे घटना हुआ है? ढेमहा में। ढेमहा से ये घर लौट रहे थे? हाँ, कांटी से लौट रहे थे। एक 65-70 साल का बुजुर्ग को ढेमहा गांव में तकरीबन मुख्य द्वार, ये जो है मार्ग है जो NH 28 है, वहाँ से तकरीबन दूरी 200 मीटर की दूरी पे जो है सुनसान जगह पे मार दिया गया अज्ञात लोगों के द्वारा, अपराध कर्मियों के द्वारा। जांच पड़ताल चल रही है। अभी हम लोग लेकर आए थे माँ जानकी हॉस्पिटल। सर रीजन कुछ पता चला है सर? रीजन नहीं पता चल पाया, अभी जांच पड़ताल हो रहा है। कितने गोली लगे सर? इसके बारे में ठोस तो नहीं, लेकिन PO से हम लोग को 3 खोखा बरामद हुआ है और एक जिंदा। लूटपाट की भी कोई बात नहीं? लूटपाट की नहीं, इनके पास कुछ ऐसा था नहीं। ये प्रतिदिन जो है शाम में जो है मार्केट जाते थे उसी नियत समय पे, यही पता चल पाया। इनका नाम है राधे सिंह और ये रहने वाले हैं रामपुर के। इनका उम्र वही 65-70 साल। क्या स्थिति है सर? अब तो एक्सपायर कर गए हैं, डॉक्टर के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आगे हम लोग को कुछ संदिग्धों का पता चला है जो उस आसपास में थे, जिनका हमारे पास और सूचना आ गई है, उस पर कार्रवाई होगी। बहुत जल्द इसके बारे में भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। मुजफ्फरपुर में सोमवार देर रात एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया।
जहां एक ऑटो चालक की उसके दरवाजे पर ही चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात मोतीपुर प्रखंड के राजेपुर थाना क्षेत्र के कथौलिया गांव की है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक के गले पर चाकू से गंभीर वार और अत्यधिक खून निकलने से मौत हो गई। घटना की पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जांच में सामने आया कि यह आपसी विवाद और रुपए लेन देन का मामला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि संदीप शहर में रहकर ऑटो चलाता था। शाम को ही अपने गांव लौटा था। संदीप घर के बाहर के दरवाजे पर सोता था। शाम को खाना खाने के बाद वह सो गया। इसी बीच आरोपी से उसकी मारपीट हो गई। परिजनों ने बताया कि जब तक हम लोग बाहर आए आरोपी फरार हो चुका था। मृतक संदीप के गले से बहुत खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक की शादी 7 साल पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामले को लेकर राजेपुर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि लेन देन का विवाद भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। घटना हुआ जब मारामारी हुआ सुनील से सोनू से। बउआ हमार छोड़ावे गया संदीप कुमार, छोड़ाने के लिए का लग जाए गेलक आ छोड़ा के का लग जालक 3-4 गोरा खाना उना खा लेलक, सूत रहलक के बाद में का कहलक जे बालदेव सा, राधा मोहन सा, कन्हैया आ संजय सा के बेटा धीरज, सोनू, अनिल, 4-5 गोरा आया। कोनो भाला ले रहा है, कोनो बर्छी ले रहा है, कोनो तलवार ले रहा है, छुरा ले रहा है। सूता रहे बाबू, सूता रहा के उठा के आ लेके मार देलक बर्छी नट्टी में मार ले छुरा यही जाना नटी में एगो जन छुरा मारल। तले फाटा खोल के निकली तले का कहल से सब भागे लग रहा। भागे कौन मारा छुरा? सोनू कुमार। आ तब का कहल जमा गर्दन में के नोच लेला का, नोच के फिरार हो गए। सब 4-5 गोरा रहे। कौन था? सोनू कुमार बालदेव सा के पोता भेल बेटा संजय सा के बेटा धीरज, सोनू धीरज नहीं सोनू। अच्छा, आपके बेटा को मारा कौन? आपके बेटा को कौन मारा छुरा? सोनू। अब देखी। हाँ। आप कहाँ थे? हमें से फटा खोल के निकली तले लंग पछाड़ के लेके हमरा मरई रहे। तले पकड़ी तले मार देला का, गर्दन में के नोच देला का, भाग गेला। नहीं था, वही लड़की रेप किया था वो लोग। किस लड़की है? कौन रेप किया था? वहाँ का लड़की, मुजफ्फरपुर की लड़की था, वही रेप किया था। कौन किया था? काहे बताया यहाँ? कौन किया था? सोनू कुमार किया था। कहाँ के लड़की का? वो लड़की था थी का भौजी टोला मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो उसके क्या मामला था उसमें? उसका मामला था वही, मतलब 13 साल की लड़की था, 5 गो रेप किया था। तो वही बता दिए यहाँ। तो वो लोग का कौन बता दिए? संदीप कुमार बताया है। किसको? राधामन को। तो काहे बता दिया है? वहाँ का मैटर यहाँ रखने का, यहाँ कोनो ऐसा बात नहीं, यही बात खातिर, और कोनो ऐसा बात खातिर नहीं। तो संदीप का हत्या ये लोग किस लिए किया? अब किस लिए किया है? वही खाली छोड़ा दिए हैं। चाकू छीने वाले तुम लोग को काहे उसका सपोर्ट लेता है? तो काहे बोलता है उसके सपोर्ट? और प्रथम दृष्टिया किसी हथियार से मृत्यु प्रतीत होता है। वहाँ पे तुरंत हम सब SDPO सर सरैया वहाँ घटनास्थल के लिए पहुँचे। वहाँ पे हम सब त्वरित रूप से PM हेतु घटनास्थल का निरीक्षण किए, फोटोग्राफ वगैरह का कार्रवाई किए हुए, और जो भी संदिग्ध लोगों का उनसे पूछताछ बयान वगैरह किए। उसके बाद हम सब PM रिपोर्ट बना करके उसको विधिवत PM है तो भेजा हुआ। हाँ, जैसे कि अभी निर्देश है कि 7 साल से ऊपर के अपराध में FSL की टीम घटनास्थल का भौतिक साक्ष्य संकलन करेगी। उसके लिए FSL के सूचना दिया गया था। उनकी टीम आकर के वहाँ पे साक्ष्य संकलन किया है एवं इन्फॉर्मेंट के द्वारा जब भी आवेदन प्राप्त हो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। आगे छानबीन जारी है। हाँ, आगे सभी बिंदुओं पर छानबीन जारी है। प्रथम दृष्टया यह मामला क्या लग रहा है? अभी तो मामला बिल्कुल प्रीलिमिनरी स्टेज पर है। कुछ विवाद, तीनों व्यक्ति जो है ऑटो चालक है, मुजफ्फरपुर में टोटो गाड़ी चलाते हैं, उनके बीच में वहाँ कुछ मामले को लेकर विवाद था। उसी को लेकर के यहाँ पे आए थे। वो विवाद आपस में बढ़ा और ये घटना अंजाम देने के बाद जानकारी मिली।
मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लकड़ी ढाई कोठी मोहल्ले में हुई एक ही समुदाय के दो पक्षों के झड़प के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के मोहल्ले और घर में घुसकर तोड़फोड़ और झड़प के बाद मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मंगलवार को भी एक पक्ष के द्वारा मारपीट की गई। इसके बाद पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। पुलिस ने कह दिया कि सभी उपद्रवियों पर CCA 3 एक्ट लगाया जाएगा। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के बाद थाना क्षेत्र के लकड़ी ढाई मोहल्ले में एक गुट के द्वारा एक दूसरे गुट के मोहल्ले में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ किए जाने के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से मिले आवेदन के बाद से सभी आरोपी मोहल्ला छोड़कर फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीम लगातार अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। सिकंदरपुर थानेदार रमन राज ने बताया कि इलाके में विधि व्यवस्था भंग करने वाले को पुलिस अपनी भाषा में जवाब देगी। और बेटा काम करे जात रहलक ओहि रास्ता से पवन राम अति 4-5 गो लड़का है मिल के हमार लड़का के डाइगर मारलक है। जब फोन गेलक है तो हम दौड़ा लैली है तो पुलिस से हमरा ऑटो में बैठा के कहलक सदर जाइए, सदर से आइए, उसके बाद में हम लोग है गवाह में। हाँ तो हम काम कर रहे बैठल है पुलिस तो हमार बच्चा तो सदर में हमारा भेज दिलक, हम चल अली है। पवन राम कोई गोरा नहीं किया है। आप बताओ रास्ता में जाता काम करे वो बच्चा के घींच के मारता की दिक्कत की है, मतलब की प्रॉब्लम की हो रही है? दिक्कत हमरा से का ना है, अब वो लोग का दिक्कत है क्या है ना है पवन राम जानेगा, लेकिन पवन राम हमको बच्चा के मार खिलाया, टाइगर पर भोंक दिया मेरा बच्चा के काम में। हम लोग गरीब है, रोज खाने वाला कमाने वाला है, तब बच्चा का हमारा बच्चा ये आया है बाहर से, तब बच्चा के हमको मार दिया है। काम करने जा रहा था कितना अन्याय हो रहा है, रोज के मार रहा है, अन्याय हो रहा है कि नहीं पवन राम का ऐसे कर रहा है से पहले बताओ। तो जा रहे थे चाय पी के पकड़ के मारने लगा। वही पवन राम के साथ 5 लड़का था, टाइगर उगर निकाल के चला दिया। कल का कुछ मैटर उसको लेकर क्या मैटर कल हुआ? वही जो मैटर पहले से झगड़ा लड़ाई उसी के बीच में हमको लपेट के मारा है कि ढाई का लड़का है। तो लड़का यहाँ था भी नहीं, हम बाहर से अभी आए, बाहर से आए हैं, अभी 9 तारीख को आए हैं यहाँ पे। क्या काम? मैकेनिकल काम करते हैं, टायर प्लांट में मेंटेनेंस का काम करते हैं। केस हो गया है, मतलब केस कर दिया गया है? हाँ केस यहाँ भी किया है, अभी करने जा रहा है केस हम लोग करने जा रहे हैं। मामला ये है कि एक पक्ष द्वारा आवेदन दिया गया था कि एक लड़की के साथ छेड़खानी को लेके ये विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष के तरफ कुछ नौजवान युवाओं के द्वारा मारपीट की गई है। मारपीट में कुछ वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया था। दोनों पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिस पे FIR भी दर्ज कर ली गई है और दोनों पक्ष के जो भी अभियुक्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जारी है। अभी तक सभी अभियुक्त घर से फरार हैं। जैसे आगे की कोई कार्रवाई होती है तो फिर आपको सूचित की जाएगी। फिलहाल एहतियातन वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग अपने पुलिस फोर्स और पदाधिकारी को वहाँ पे रखे हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं। तत्काल शांतिपूर्ण स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। घटना का मुख्य कारण क्या है? एक लड़की से छेड़खानी की बात ही सामने आ रही है और आपस में कुछ गुटबाजी है। मुख्यतः दो एक ही मोहल्ले के लोग हैं और सब लोग एक ही समाज के लोग हैं और आपसी गुटबाजी में ही ये घटना कारित हो रही है। और जो भी हुई अभी तक दोनों पक्ष का FIR दर्ज कर लिया गया है। अभी सब चीज़ स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों माहौल खराब करेंगे उनके लिए क्या मैसेज होगा सर, किस तरह? सभी लोग बहुत जल्द ही आपको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उनको गिरफ्तार करके गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जारी है। बहुत जल्द सबको गिरफ्तार किया जाएगा और जिनका पूर्व में क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है और उन सब पे CCA 3 का भी हम लोग प्रस्ताव अविलंब भेजने वाले हैं ताकि उनको समाज से बाहर किया जा सके। यहाँ से मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह दशहरा के दौरान कई लूटपाट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस, चाकू और लूट के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। पुलिस
ने यह कार्रवाई राजेपुर थाना क्षेत्र में की है। मोबाइल छिनतई की घटना के बाद पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिपरा गांव के कुछ अपराधी एक और लूटपाट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम ने गांव में छापेमारी की और मौके से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा बरामद किए गए सामानों में एक देसी कट्टा, पिस्टल, 6 कारतूस, चाकू और 2 मोबाइल शामिल हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड युवाओं को लालच देकर अपराध की दुनिया में धकेल रहा था। पुलिस के अनुसार वह एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का विस्तार करने की कोशिश में था, जिसमें कम उम्र के युवाओं को शामिल किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान राजेश कुमार, चुमन कुमार और कारण कुमार के रूप में हुई है, जिनका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। फिलहाल सभी गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह के सक्रिय होने से जिले में कई घटनाएं बढ़ गई थीं। ये मामला है राजेपुर ओपी अंतर्गत 12/10/24 को एक छिनतई की घटना हुई थी राजेपुर ओपी अंतर्गत, और एक मोबाइल छीन लिया गया था। उसी के वो अनुसंधान के क्रम में सारे लोग ने कि उसके लिए काफ़ी संदिग्धि भरा हम लोगों का अनुसंधान चल रहा था। इसी सिलसिले में ये गुप्त सूचना मिली कि पिपरा असली गांव में वो 5-6 अपराधी हैं जो कि पूर्व में भी छिनतई की घटना कर चुके हैं, और वो किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और गुप्तचर ने यह भी बताया कि उनके पास काफ़ी असलाहा, हथियार वगैरह है। तो उसके निशानदेही पे हम लोग की एक टीम निकली, जिसमें राजेपुर थानाध्यक्ष उसके मुख्य नेतृत्व करता थे, और पिपरा असली गांव में ही यहाँ 5 लोगों को इस कि एक पिस्टल, एक कट्टा है, एक पीतल का चाकू है, 2 लोहे का फाइटर है और 5 मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसमें से कि एक मोबाइल तो हम लोग सिद्ध कर दिए हैं कि वो जो छिनतई की घटना हुई थी 12/10 की, उसका ये मोबाइल है, और बाकी 4 मोबाइल के लिए हम लोग आगे भी अनुसंधान कर रहे हैं। ये 5 जो लोग हैं, ये ऐसे कि बातचीत से ऐसा लग रहा है कि ये लोग कि एकदम कि एक बहुत बड़ा गिरोह खड़ा करने वाले थे। एक बहुत बड़ा गिरोह जो छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल किए हुए थे। ये जो 5 लोग हैं, इसमें राजेश कुमार, चुमन कुमार और करण कुमार, ये तीनों का ही आपराधिक इतिहास है। बाकी जो 2 हैं, अभिषेक और एक और अभिषेक है, और एक और लड़का है सुधीर कुमार, ये जो 2 लड़के हैं, अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों ने नहीं देखा है। इन लोगों को गिरफ्तार करके और सुसंगत धारा में इनको हम लोग साहिबगंज के ही हैं, और आगे हम लोग अनुसंधान इसको और भी लोगों को, इन लोगों के निशानदेही पे और भी लोगों का पता चला है, जिस पर कि हमारी टीम लगी हुई है। ये मोटिव अधिकांश वो कि आपराधिक कार्य करना, जिसमें कि छिनतई है, गुंडई है, किसी का कि कुछ भी ये लोग कर सकते थे। अब तो ये अनुसंधान कम उम्र के युवा को भी जोड़ा जा रहा था इसमें। हाँ, बिल्कुल कम। इसमें कोई नाबालिग भी थी? नाबालिग कोई नहीं था। और जो पकड़े गए हैं वो लूटपाट के अलावा क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी? नहीं जानकारी नहीं, अभी इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। सर, गिरोह का संचालन कौन करता था? गिरोह का मास्टर? हाँ, इसमें राजेश कुमार है, राजेश कुमार, चुमन कुमार, करण कुमार, ये लोग मुख्य लोग हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को, खासकर इन्होंने विजयदशमी दशहरा का पूरा प्रयोग किया। इसमें दशहरा के जो अवसर पे ही ये लोग इस गिरोह को खड़ा कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक पर सिपाही द्वारा डंडे से मारकर अधिवक्ता की आंख फोड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार पर कड़ा एक्शन लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पीड़ित अधिवक्ता को 25,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि आयोग ने मामले में मुख्य सचिव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था, लेकिन मुख्य सचिव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद आयोग ने बीते 21 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार अपनी मुआवजा देने की जवाबदेही से नहीं भाग सकती है, क्योंकि इस मामले में एक लोक सेवक ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, जिस कारण पीड़ित को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव को पीड़ित को 25,000 रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है और आदेश के अनुपालन के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया है। बता दें कि 7 फरवरी को अधिवक्ता पंकज कुमार रात के लगभग 11:40 पर पटना से अपने घर मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। तभी पावर हाउस चौक के पास पहले से तैनात काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिसकर्मी वाहन जांच के लिए खड़े थे। पुलिसकर्मी ने उनकी गाड़ी रोकी और पूछा कि वे कहां से आ रहे हैं। जब तक अधिवक्ता कुछ बोल पाते तब तक पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन्हें गाली देते हुए पुलिसकर्मियों को उन्हें मारने का आदेश दे दिया गया। उसके बाद एक पुलिसकर्मी ने अधिवक्ता पंकज कुमार के आंख को डंडे से भोंक दिया था। 25,000 रुपया से सर क्या होगा? 25,000 रुपया तो एक दिन का वो खर्चा भी नहीं था जिस समय मेरा इलाज चल रहा था। 15 लाख से ऊपर तो हम खर्चा कर चुके हैं अपना इलाज में। कितना ऑपरेशन हुआ, फिर भी डॉक्टर के द्वारा बोला गया कि आपकी रोशनी नहीं आएगी। न्यायालय से आग्रह है कि इसके केस को देखें और हमारे कम से कम 20 लाख मुआवजा देने की कृपा करें। पुलिस वाले को बर्खास्तगी पुलिस वाले की बर्खास्तगी होनी चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। इसी वर्ष फरवरी माह में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं श्री पंकज जी, ये पूरे परिवार के साथ में पटना से एक शादी समारोह में भाग लेकर के आ रहे थे। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस के द्वारा पावर हाउस चौक के समीप में रात्रि के 11:40 के करीब में इनकी गाड़ी को रोका गया वाहन जांच के नाम पर। ये गाड़ी रोक भी दिए, तब तक वरीय पदाधिकारी जो वहां पर उपस्थित थे उनके आदेश पर वहां के एक सिपाही के द्वारा इनको बेरहमी से इनको मारा गया और इस हिसाब से इनको मारा गया कि इनकी पूरी आँख को ही ख़त्म कर दिया गया और इनको आनंद फानन में शंकर नेत्रालय कोलकाता में इनको एडमिट कराया गया। उसके बाद में अस्पताल के द्वारा बताया गया कि इनकी आँख की रोशनी दोबारा अब नहीं वापस लौट करके आ सकती है। मामले की सूचना हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने दिया। इंक्वायरी भी बैठी। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आदेशानुसार बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इसमें जवाब तक भी नहीं दिया गया। अंत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा इसमें 25,000 रुपये आर्थिक इनको मुआवजा के तौर पर इनको देने का आदेश दिया गया है बिहार सरकार को। मामले की अगली सुनवाई 8/11/24 को होना है, जिसमें हम लोगों ने माननीय आयोग के समक्ष यह डिमांड किया है कि इनको 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा मिले और जो पुलिस पदाधिकारी इसमें संलिप्त थे और जो पुलिसकर्मी संलिप्त थे उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता पर जो यह हमला हुआ है यह बहुत ही घिनौना कार्य जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। अब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है। हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अभी आदेश हुआ है इससे हमारी यह आधी जीत इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि अभी पूरी जीत हमारी बाकी है। हम पूरी जीत के लिए हम अपनी पूरी जोर शोर से हम सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और इनको हम लोग न्याय दिलवा के रहेंगे। मुजफ्फरपुर में दुर्गा माता प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयार किए गए कृत्रिम घाट का पूजा समितियों के विरोध करने के बाद अब हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा ने भी खुलकर जिला प्रशासन का विरोध किया है। वैभव मिश्रा ने कहा कि शांति समिति की बैठक में ही पूजा समितियों को विसर्जन की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप 125 वर्षों में पहली बार विसर्जन को लेकर निकले माता की प्रतिमा अखाड़ा घाट पुल से वापस आ गई। वहीं इसको लेकर उन्होंने शांति समिति के सदस्यों पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। वैभव मिश्रा ने कहा कि विगत 15 वर्षों से एक ही समूह लगातार शांति समिति के सदस्य पद पर काबिज है, उनमें अब बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से शांति समिति भंग कर नए सिरे से शांति समिति के सदस्यों को बहाल करने की गुजारिश भी की।
ये सरासर लोग कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी विचारधाराओं के लोगों की सरकार है। बहुत सारे लोग दम भरते हैं कि हम हिंदू हैं, फलाना हमारे नेता फलाना यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं का दमन हो रहा है, उनके आस्थाओं का दमन हो रहा है। उस पर हम आपको क्या कहें, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जिस समय पुलिस प्रशासन जब लाइसेंस पारित करती है, दुर्गा पूजा समिति को लाइसेंस देती है, तो उसी समय लिखवा देना चाहिए था कि हाँ हम ये कृत्रिम स्थान पर कृत्रिम नाले में मूर्ति विसर्जन करवाएंगे। तो अगर पूजा समिति के लोग अगर इस चीज़ से एग्री होते, उसी समय साइन कर देते, नहीं हो रहे तो पूजा नहीं करते। ये तो हम हिंदुओं की आस्था के साथ इस तरह का भद्दा मजाक है कि क्या कहा जाए। शांति समिति, जिला शांति समिति बैठक होती है, उसमें भी प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कह दिया जाता है कि आपको ये निर्देश है, आपको ये पालन करवाना है। अरे भाई, हमें बोलने का मौका दिया जाए, हमें ये अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। अब बताइए कितने हजारों लाखों हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाया गया, एक कृत्रिम नाले में आप जाके विसर्जन करवा दे रहे हैं, जबकि दादर में हम क्यों नहीं कर सकते थे? क्या हुआ था? आप कहे कि गाइडलाइन वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर आपको विसर्जन कराना था नाले में, तो आपको लाइसेंस में ये चीज़ लिखवा देना चाहिए था कि हम नाले में विसर्जन करवाएंगे। इस पर किसी भी पूजा समिति को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप ऐन वक्त पे कहते हैं कि बोलो हम दादर में इस तरह का व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहीं है, इसलिए आप ये कृत्रिम नाला 1-2 दिन में तो नहीं बन गया होगा, उसको आप लोग बजाते से बनवा के नाला बनवा दिए, पोखरा खुनवा के नाला बनवा दिए, नाला का गंदा पानी बह रहा है, उसी में करे जाइए। इसमें मूर्ति विसर्जन का हिंदू रीति रिवाजों में एक अलग व्यवस्था रखी गई है, एक अलग पूजा विधि विधान रखा गया है। उन सभी नियमों को, उन सभी धर्म को ताक पे रख के इस तरह का प्रशासन एक तरह से तुगलकी कार्य किया गया है, जबरन। हम बड़ा इससे बहुत दुखी है, हम ही नहीं, सभी हिंदूवादी संगठन इससे दुखी हैं। इस पे विचार होना चाहिए, जिला शांति समिति में भी बदलाव होकर वहाँ पे हिंदूवादी लोगों को रखकर, और इस सब बातों पे अगले वर्ष से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, इस तरह हमारे आस्था पर ठेस नहीं पहुँचाया जाए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। जी, शांति समिति के खिलाफ आक्रोश क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे भी बिंदु पे बात कीजिए। शांति समिति, हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम एक हिंदूवादी कार्यकर्ता, हिंदूवादी नेता है, हमारा हिंदुत्व हिंदूवादी चेहरा है, अगर हमें जिला प्रशासन कहे या फिर कोई थाना प्रभारी कहे कि आज मेरे थाना पे शांति समिति की बैठक है, और हम उनसे सवाल करें कि किस चीज़ की बैठक है, तो वो कहे कि चहलुम की बैठक है, मुहर्रम की बैठक है, तो मेरा कहना यह है कि मैं उस बैठक में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे चहलुम के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे मुहर्रम के विषय में जानकारी नहीं है, और जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, उस विषय में हम अगले समुदाय को क्या कहेंगे, किस तरह का व्यवस्था कर पाएंगे? तो मेरे से अच्छा है कि आप मौलवी साहब को बुलाइए, वो आपको अच्छा बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे धर्म, अगर हिंदू धर्म के पूजा पाठ की व्यवस्था है, पूजा पाठ हो रहा है, तो आप हमें बुलाइए, हमसे पूछिए कि आपका कहाँ व्यवस्था है, कहाँ विघ्न उत्पन्न होता है, कहाँ कौन उपद्रव करता है, किस पे नकेल कसा जाए, कहाँ से सुचारू व्यवस्था किया जाए। और शांति समिति के सदस्य ऐसे हैं कि वो लोग पुलिस के, प्रशासन के सिर्फ थाना पे दलाली करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, चाय बिस्किट खाने के लिए, पीने के लिए रह गए। हिंदुओं के लिए, चाहे हम कहते हैं मुस्लिम समाज के लिए भी, अगर चहलुम हो रहा है तो हमको जानकारी है, तो चहलुम के विषय में कौन विस्तृत बताएगा? तो मौलवी साहब विस्तृत बताएंगे। अगर दुर्गा पूजा हो रहा है, सरस्वती पूजा हो रहा है, कौन विस्तृत बताएगा? तो धर्म का ज्ञानी बताएगा, पंडित बताएगा ना। तो आप उन्हें बैठाए शांति समिति में, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जिला शांति समिति बहुत पुरानी हो गई है, आप उसके नई व्यवस्था लागू करें, उसमें हर समाज के अब वैसे शांति समिति सदस्य जिसको चौक पर का 5 आदमी नहीं पहचानता है, दंगे फैल जाए, कोई बात अगर हो जाती है, दामोदरपुर में ले लीजिए, लाला क्या कहते हैं, सरैया में ले लीजिए, कहीं भी पिछले दफा जब कोई कांड हुआ था, तो उसमें कौन सा शांति समिति के सदस्यों की बात मान के, किसने दोनों समुदाय के बीच में जब झगड़े हुए थे तो कौन आके रोक दिया था? कोई नहीं आया था भैया। इन लोग को 5 आदमी अपने चौक पर नहीं जानता, इन लोग की हैसियत नहीं है शांति समिति सदस्य वालों की, फिर भी ये लोग बैठे हुए हैं। भंग होना चाहिए, एकदम बिल्कुल भंग होना चाहिए। और नहीं, माननीय जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदय से नर्म निवेदन है हाथ जोड़ के मेरा कि सर इसे भंग कीजिए, और वैसे लोगों को रखे सर जिसके बात समाज में युवा मानते हो, जानते हो, जो हिंदू धर्म के बारे में जानते हो, जो मुस्लिम समुदाय के विषय में जानते हो, उन्हें उस शांति समिति में बैठाए, जिनका चेहरा हो, शहर में लोग, जिला में लोग उसे जानते हो, ऐसे लोगों को बैठा दिए सर जो थाना का दलाली कर रहा है। बिहार छात्र संघ ने मंगलवार को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ अभय कुमार एवं डॉक्टर संदीप सागर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया, जिसके बाद कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान लगातार बिहार छात्र संघ के बैनर तले छात्रों की आवाज बुलंद करने वाले सदस्यों को बिहार छात्र संघ ने शॉल ओढ़ाकर व मेमोंटो देकर सम्मानित किया।
इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह, जिलाध्यक्ष राजा बाबू व प्रदेश प्रभारी निवेश सिंह ने अब्दुल कलाम की जीवनी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज जयंती है और उनकी विचारधारा से ही प्रभावित होकर संगठन की शुरुआत की गई है। वहीं मौके पर संस्थापक गौतम सिंह ने कहा कि आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे टीम के लिए APJ अब्दुल कलाम की विचारधारा एवं छात्रों की हक की लड़ाई लड़ते हुए आज संगठन का 9 वर्ष पूरा हुआ, वह भी बिना कोई राजनीतिक बैनर के। हमारी संगठन उन युवाओं को बताने और सिखाने का काम करती है जो कहते हैं कि बिना राजनीतिक दल के युवा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे संगठन ने दिखाया है कि युवाओं में वो ताकत है कि बिना किसी राजनीतिक दल से जुड़े भी वो बदलाव ला सकते हैं। मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निखिल सिंह, जिला अध्यक्ष राजा बाबू, उत्तर बिहार उपाध्यक्ष आदित्य झा, जिला मंत्री ओम प्रकाश, ईशान, सुभाष ठाकुर, सिद्धार्थ झा, अंकित, दीपक, सौरभ, शिवहर, जिलाध्यक्ष पवन बाबू, अमरनाथ सिंह, आशीष, अनमोल, अंजलि, चुन्नू, श्वेता, स्मृति, उज्जवल, प्रतिज्ञा, सुहानी, प्रियंका, आयुषी सहित कई छात्राएं मौजूद थी। आज हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मोत्सव सह बिहार छात्र संघ का 9वां स्थापना दिवस मनाने का काम किए हैं। आज ही के दिन 9 साल पूर्व हम लोगों ने APJ अब्दुल कलाम को आदर्श मानते हुए यह संगठन का निर्माण किया था, जिसमें सारे युवा साथी मिलके हम लोगों ने एक तय किया था कि जो APJ अब्दुल कलाम जितने छोटे से उठ के मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, राष्ट्रपति रहे और इतना स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे, उन्हीं को आदर्श मानते हुए हम लोगों ने संगठन का शुरुआत किया था। और हर एक कॉलेज में जाकर, हर एक स्टूडेंट के पास जाकर इनके आदर्शों का गुणगान करते हैं और बताने का काम करते हैं कि ये मत सोचिए कि आप किस घर में पैदा लिए, ये सोचिए कि आपको कहाँ पहुँचना है और उसको लेकर आगे बढ़िए। और इसीलिए हम लोगों ने APJ अब्दुल कलाम को माना है और सारे छात्रों के दिलों में APJ अब्दुल कलाम को जगाने का काम करते हैं। जिसके दिल में APJ अब्दुल कलाम का जगह बन गया, वो छात्र सच में नीचे से बहुत ऊपर तक जा सकता है और यही हम लोग फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग आज 9वां स्थापना दिवस मनाने का काम किए हैं और APJ अब्दुल कलाम का जन्मोत्सव मनाने का काम किए हैं। छात्र संघ का उद्देश्य क्या है? बिहार छात्र संघ का बिहार छात्र संघ का सिर्फ यही उद्देश्य है। देखिएगा, बहुत सारे युवाओं जो हैं आजकल सोचते हैं कि बिना राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना कोई झंडा ढोए हुए कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना नेता के हाथ रहे हुए समाज में बदलाव नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये बिहार छात्र संघ 9 साल से जो चल रही है, ये संदेश देने का काम करती है कि देखो भाई, बिना राजनीतिक दल के भी आप समाज को बदल सकते हैं, बिना राजनीतिक झंडा ढोए हुए भी आप एक नया समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि हर एक युवा में वो ताकत है, हर एक युवा में वो शक्ति है कि वो चीज़ कर सके। क्योंकि युवा कहा गया है ना कि युवा धड़कता ज्वालामुखी होता है, जहाँ फटता है ना वहाँ करप्शन खत्म हो जाता है। और वही मानसिकता से हम लोग चलने का काम करते हैं और युवा है, युवा जोश है और युवा शक्ति के साथ बिहार को बदलने का काम करेंगे। आज हम लोग स्थापना दिवस मनाए हैं, संगठन का 9वां स्थापना दिवस, जिसमें दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। साथ ही साथ जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं जो लगातार 9 वर्षों से छात्र हितों में काम करते आ रहे हैं, सभी लोगों को अंग वस्त्र और मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया है। और जिस तरीके से हम लोग APJ अब्दुल कलाम जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए इस संगठन का शुरुआत किए थे, इसमें कोई भी जात धर्म का बिना भेदभाव किए हुए छात्र हितों की रक्षा के लिए हम लोग ये संगठन का जो काम करते हैं, तो आज पुनः हम लोग प्रत्येक वर्ष अपने आप को रिन्यूअल करते हैं और फिर से APJ अब्दुल कलाम जी को प्रेरणा मान करके ये हौसला लेते हैं कि जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं उस तरीके से ही काम करते रहेंगे और छात्र हितों की रक्षा करते रहेंगे। सारे छात्र जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी ने मिल करके आज यह निर्णय लिया है कि इसी महीना में हम लोग पटना में राजभवन मार्च अपने संगठन के माध्यम से करेंगे और बिहार छात्र संघ को एक मुहिम देंगे और साथ ही साथ जो शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की चरमराई हुई है उसको पटरी पर लाने के लिए अपना खून का एक एक कतरा निछावर कर देंगे। बिहार में पहली बार क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन बिहार के तत्वावधान में 3 दिवसीय लुई ब्रेल इंटर स्टेट टेस्ट सीरीज सीजन 2 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के कपरपुरा स्थित क्रिकेट मैदान में आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच कल खेला जाएगा।
इस राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 3 राज्यों बिहार, मणिपुर और बंगाल की क्रिकेट टीम ने भाग लिया है। मंगलवार को मैच बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया। इसमें बिहार की टीम ने बंगाल की टीम को 7 रनों से पराजित कर दिया। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संगीता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में ब्लाइंड लड़कों का राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता पहली बार हो रहा है, जिसमें बिहार, बंगाल और मणिपुर की टीम भाग ले रही है। फाइनल कल खेला जाएगा। विजेता टीम को 11,000 नगद इनाम के साथ ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं उप विजेता टीम को 7,000 नगद इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता में 3 कैटेगरी B1, B2 और B3 होती है। B1 कैटेगरी पूरी तरह से आंखों से नहीं देख सकते हैं। B2 कैटेगरी 60% नहीं देख सकते हैं। B3 कैटेगरी 40 से 50% तक नहीं देख सकते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की है, जो कि पहली बार बिहार में आयोजित है। इसमें मणिपुर, बंगाल और बिहार की टीमें भाग ले रही हैं। और अभी अभी जैसा कि आपने देखा, बिहार और बंगाल का मैच हुआ था, जिसे बिहार ने 6 रनों से जीत लिया, 7 रनों से जीत लिया है और बच्चे उसी की खुशी मना रहे हैं। और ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार के तत्वावधान में हुआ है। इस एसोसिएशन की स्थापना सन 2019 में कराई गई थी बच्चों के अनुरोध पर। बिहार में बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे, ब्लाइंड बच्चे, लड़के और लड़कियां, लेकिन उनको यहाँ कोई एसोसिएशन या कहीं अवसर नहीं मिलता था। ये दूसरे राज्यों से जाकर खेलते थे, जहां उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। जब भी कहीं आगे बढ़ने का अवसर होता था तो राज्य अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाता था, बिहार के खिलाड़ी पीछे रहते थे। तो उनका बहुत अधिक आग्रह था, जिसे देखते हुए शुभम में मैंने इनके लिए ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार की स्थापना करवाई। और इसमें आज 45 से 50 बच्चे, लड़के जो है दृष्टिहीन बच्चे, क्रिकेट के रूप में नामांकित हैं इस एसोसिएशन के। इंडिया के लेवल पर 29 टीमें खेलती हैं, 29 राज्यों की 29 टीमें खेलती हैं। ये सारी टीमें केबी से एफिलिएटेड हैं। केबी हुआ क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, उससे एफिलिएटेड है 29 टीमें, जिसमें बिहार भी है। आज बिहार का नंबर 14वां है, 14वें नंबर पर बिहार। विजेता और विजेता टीम को क्या दिया जाएगा? जी, विजेता टीम को प्रोत्साहन के लिए हम लोग एक कैश प्राइज देंगे 11,000 का, साथ में ट्रॉफी देंगे। और जो रनर्स अप होगा, जो उप विजेता होगा, उसको 7,000 रुपया और ट्रॉफी इत्यादि दी जाएगी, ताकि बच्चों में और प्रोत्साहन क्रिकेट के प्रति बढ़े। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।